नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं CS के अग्रवाल, कौशल कुमार अग्रवाल। हमारी वेबसाइट है taxbykk.com और मैं आपके लिए जीएसटी सॉल्यूशन लेके आया हूं CS एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस का दिसंबर 2020। न्यू सिलेबस का कंप्लीट 1 to 100 हम लोग सॉल्व करके यूट्यूब में डाल चुके हैं और आपका प्यार और मोहब्बत बहुत मिला है। इस उम्मीद करता हूं इसमें भी मिले। और मैं थोड़ा सा क्रिटिकल रहूंगा, लेकिन जरा सुनते हैं पहला क्वेश्चन 71। Integrated Goods and Service Tax Act was passed by the Parliament under डैश किस आर्टिकल में? ये आर्टिकल 269 ए में लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव द पावर टू लेवाई आईजीएसटी। उसके बाद कहीं और किसी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि ये जो आईजीएसटी का पैसा है वो किसी टेम्पोररी फंड में जाके फिर हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर भी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन रूल। तो ये आर्टिकल 269 आएगा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट प्रोवाइड्स दैट गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन सप्लाईज इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स शैल बी लेवाइड। रिसीव्ड नहीं वर्ड है, रिसीव तो टेम्पोरी है, वो टेम्पोरी इन द सेंस कि ये डिफर हो सकता है, रिसीव्ड कैन बी डिफर्ड। तो शैल बी लेवाइड एंड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहां पर ये वर्ड इन्होंने गलत लिखा हुआ है, बाकी सब तो ऑप्शन तो डी आएगा, तो आंसर डी है। 72 डैश इज बेस्ड ऑन ड्यूअल टैक्स मॉडल। एक होता है नेशनल टैक्स जहां पर एक टैक्स लगता है, सी और एस का कॉन्सेप्ट नहीं होता, सिर्फ एक टैक्स लगता है नेशनल जीएसटी, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट सारा कलेक्ट कर लेगी और फिर डिफरेंट स्टेट्स में ममता बनर्जी को, उद्धव ठाकरे जी को, ये सबको बांट सकती है। तो ऑब्वियसली जैसे ये नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वी आर फेडरल स्ट्रक्चर, तो नेशनल जीएसटी इंडिया में लग नहीं सकता था, इसीलिए ड्यूअल टैक्स मॉडल लगा। और ड्यूअल टैक्स मॉडल आप पूरे वर्ल्ड में 3 कंट्री में ही है, एक ब्राजील में है और दूसरा कनाडा में है, जो मतलब जितने भी फेडरल स्ट्रक्चर है वहां पर पॉसिबल है। इसके बाद है 73। ये 73 मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है इन्होंने किस तरह से बनाया है। 73 अगर आप देखेंगे तो स्टेट एंड फाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग विच हायरकी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म इज बीइंग इन ऑपरेशन एट द सेंट्रल लेवल फॉर जीएसटी। ठीक है, अब सेंट्रल लेवल पे जीएसटी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उसके नीचे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उसके नीचे सीबीआईसी है। अब देखिए इन्होंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ आईटी लिख दिया, आईटी करके कोई डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। या तो सीबीडीटी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और या फिर है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, ये है। तो सीबीआईसी यहां पर लिखना था, इन्होंने टी लिख दिया, तो मे बी वो पॉसिबल है। तो ये कैसे, ये रीजन कैसे काम कर रहा है देखिए, बेसिकली ये मैंने नोट डाउन किया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सीबीआईसी, इसके नीचे क्योंकि सेंट्रल लेवल पे है ना, तो उसको स्टेट, फिर स्टेट को उन्होंने डिवाइड किया कई जोन्स में, जोन्स को डिवाइड किया कमिश्नरेट में, कमिश्नरेट को डिवाइड किया डिवीजन में, डिवीजन को डिवाइड किया रेंज में। तो रेंज में मान लीजिए आप जिस इलाके में रहते हैं रेंज, तो उसके कुछ कॉलोनीज को, कुछ एरिया को एक साथ इकट्ठा करके रेंज बना देंगे, बहुत सारे रेंज को मिला के डिवीजन बना देंगे, बहुत सारे डिवीजन को मिला के एक कमिश्नरेट बना देंगे, बहुत सारे कमिश्नरेट को मिला के जोन्स बना देंगे और जोन्स को मिला के स्टेट है ना। तो इस तरह से काम करेगा। ये चीज मुझे कहीं नहीं मिली, जो एकदम क्लोज था वो ये था, जोन फिर रीजन करके तो कुछ नहीं एग्जिस्ट करता है, कुछ नहीं करता। जोन के बाद डायरेक्ट कमिश्नरेट है, उसके बाद डिवीजन है, उसके बाद रेंज है, रेंज तो उन्होंने लिखा ही नहीं है। तो अगर मुझे आंसर लिखना पड़े जबरदस्ती, नहीं ऑप्शन चुनना ही पड़ेगा, तो मैं बी को चुनूंगा। अब आते हैं 74। द कॉन्स्टिट्यूशन दिस प्रोवाइड्स दैट जीएसटी काउंसिल, तो ये बहुत आसान है, आर्टिकल 279 ए से उठाया हुआ हार्मोनाइज स्ट्रक्चर, और जो मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ वेटेड वोट्स ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। वेटेड वोट्स मतलब 1/3 सेंटर का आएगा, 2/3 स्टेट का आएगा। और हमने इसका एक वीडियो अलग से बनाया है, वोटिंग कैसे काउंट करते हैं हम लोग। यहाँ अगर देखेंगे तो ऑब्वियसली कंपनसेशन तो इन्होंने 5 साल के लिए लेके आया, लेकिन देखिए 5 साल से ज़्यादा चल जाएगा, कोरोना आ गया है। 76, ये क्वेश्चन अगेन जीएसटीएन जो नेटवर्क उन्होंने बनाया है, जो इसको हम लोग कहते हैं gst.gov.in, दैट इज द बैकबोन ऑफ जीएसटी, दैट इज फुल्ली करेक्ट। और ये कर क्या रहा है? इट पुट्स इन प्लेस इन दिस कंटेक्स्ट फाइंड विच इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स
करना है. It puts in place the IT infrastructure for the new taxation system. This is true. It enables the transition of taxpayers from the multiple existing systems to a single one system, यानी कि पुराने जो taxpayers तो उसको यहाँ लेके आना. This is also true. फिर it unifies large number of taxation system working at different levels of administration into multiple interfaces. This is false. आज municipal tax अलग लग रहा है, stamp duty अलग लग रहा है, उन सबको एक साथ वो लेके नहीं आ रहा है. It establishes a uniform interface for the taxpayer and a common and share IT infrastructure between center and states. This is true. तो पहले क्या होता था, वैट कोई स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी, उसका कोई भी इंफॉर्मेशन वो सेंटर के साथ शेयर नहीं करते थे. सेंटर इनकम टैक्स लगाती थी उसका, या सेंटर एक्साइज या सर्विस टैक्स लेती थी, उसका कोई भी इंफॉर्मेशन वो किसी पर्टिकुलर स्टेट के साथ शेयर नहीं करती थी. लेकिन आज के डेट में ये पॉसिबल हो पा रहा है. तो सी विल बी द आंसर 76 का. 77 में आते हैं. अकॉर्डिंग टू रूल 3 और सब रूल 3 एग्जैक्ट में अगर आए तो इसमें फॉर्म ये सब पूछा हुआ है, और ये फॉर्म कौन सा है, CMP 02 ITC 3 जाएगा. ITC 3 जाएगा. तो कोई नॉर्मल स्कीम में है, उसको कंपोजिशन में शिफ्ट करना है, तो फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत से पहले उनको एक ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा. वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे बाय फाइलिंग CMP 02, और जब वो कंपोजिशन से नॉर्मल में शिफ्ट करेंगे तो जो उनके पास एग्जिस्टिंग स्टॉक है ऑन 1 अप्रैल उनका वो ITC क्लेम कर सकते हैं. ITC क्लेम करने के लिए ITC 3 फाइल करना पड़ेगा विद इन 30 days फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर. 78, इसमें स्कोप ऑफ सप्लाई हैज बीन गिवन अंडर सेक्शन 7 और शेड्यूल 1, 2, 3 में वेरियस एक्टिविटी. शेड्यूल 1 में विदाउट कंसिडरेशन विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई. शेड्यूल 2 में सप्लाई तो है, लेकिन वो गुड्स का सप्लाई है या सर्विसेज का सप्लाई है, शेड्यूल 2 में लिखा हुआ है. शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है कि द ट्रांजेक्शन विच आर नीदर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज. तो ये मुझसे पूछ रहा है शेड्यूल 2 के बारे में बताइए. तो शेड्यूल 2 में नॉट बीइंग कवर्ड. तो परमानेंट ट्रांसफर ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस दे आर कवर्ड अंडर शेड्यूल 2. सप्लाई बाय अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन टू ए मेंबर देयरऑफ फॉर कैश कवर्ड है. सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वाइस वर्सा, ये शेड्यूल 1 में कवर्ड है, शेड्यूल 2 में कवर्ड नहीं है. तो सी विल बी द आंसर. ये भी कवर्ड है शेड्यूल 2 में, इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज. इसके बाद आते हैं 79 में. सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में जहां पर इन एलिजिबिलिटी डिफाइंड है कि कौन कंपोजिशन में नहीं जा सकता है. तो ये लिखता है फाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग इन दिस कंडीशन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 रिस्ट्रिक्शंस है relating to eligibility of composition levy. The scheme is not available for service sector except restaurants. True है. Taxpayer who is not a manufacturer for such goods as may be notified by the government on the recommendation of the council also. जैसे tobacco manufacturer हैं, आइसक्रीम manufacturer हैं, उनके लिए ये eligible नहीं है. अब उन्होंने ये carbonated water करके भी कुछ लेके आए हैं, वो भी eligible नहीं है. तो this is also true. फिर ये लिखते हैं टैक्स पेयर मेकिंग सप्लाईज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हु आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स शैल आल्सो बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम. ये फॉल्स है. तो जो ई कॉमर्स ऑपरेटर, यानी कि मैं अपनी वेबसाइट चला रहा हूं और अपनी वेबसाइट में किसी और सेलर के गुड्स को लिस्ट करवाता हूं, जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट है, वो कंपोजिशन में जाना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है. फॉल्स. इसके बाद ये जो डी लिखते हैं, देखिए डी में उन्होंने कुछ गलती की है, मैं आपको बताता हूं. टैक्स पेयर मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाईज, अगर वो ये लिखता है टैक्स पेयर्स मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई, यानी कि आउटवर्ड सप्लाई के बारे में बात कर रहा है, आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम. बेसिकली वो ये कहना चाहता था टैक्स पेयर मेकिंग इंटरस्टेट परचेजेस आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम विच इंप्लाइज दैट देयर इज नो बार ऑन इंटरस्टेट इनवर्ड सप्लाईज. तो वो परचेजेस लिखना चाहता था, तब ये ट्रू हो जाता, लेकिन ये आउटवर्ड सप्लाई तो दोनों ही फॉल्स है. तो मुझे अगर कोई इस गलती को इग्नोर करते हुए अगर मुझे कुछ सेलेक्ट करना होगा तो मैं ये सी सेलेक्ट करूंगा, ये वाला 79 का सी. और आपको भी पता है कि ये MCQ है, ये तो कंप्यूटर में फीड कर देंगे आंसर और निकालते रहेंगे आपका शीट डाल के, तो कंप्यूटर में ये सी ही फीड करेगा. लेकिन ये जो वो गलती कर रहे हैं उनका नुकसान का भरपाई कौन करेगा. अब आइए, ये भी गड़बड़ है. क्वेश्चन नंबर 80, अंडर GST रिजीम कैटेगरी बाय द नेम, ऐसी कोई कैटेगरी उन्होंने कम से कम आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी. उन्होंने लिखा है कि ये स्पेशल स्टेट्स माने जाएंगे, बस इतना ही लिखा है. लेकिन जब आप एक्सप्लेनेशन 22
जब आप एक्सप्लेनेशन 22 ऑफ सेक्शन एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 22 जाएंगे, वहां पर अब स्पेशल कैटेगरी स्टेट सिर्फ 4 बच गए हैं, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड एंड त्रिपुरा, बाकी कोई भी नहीं बचा है। और अगर मैं आर्टिकल 279 ए के अकॉर्डिंग देखूंगा तो असम, अरुणाचल, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड एंड जम्मू एंड कश्मीर, इतने हैं। अब इसमें ना एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 22 का भी ऑप्शन नहीं है इसमें, ना आर्टिकल 279 ए का ऑप्शन है। एक कंपोजिशन वाला भी है, लेकिन कंपोजिशन में तो और ज्यादा 11-12 स्टेट्स हैं, वो भी ऑप्शन इसमें नहीं है। और वहां भी कंपोजिशन वालों में इन्होंने स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स नहीं डाला हुआ है, तो उनको स्पेसिफाई करना चाहिए आखिर वो चाहते क्या है। तो ये गलत है, सारा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता है। अब ये अगर ये चाहता है कि भैया सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के नाम लिख दो, तो सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न के नाम लिखना है तो मुझे कोई ऑप्शन चुनना होगा, तो हो सकता है असम, मणिपुर, मेघालय, 1 2 3 4 5 6 7, मैं डी चुनता। यहाँ पर क्या है, हिमाचल नहीं चुनता, क्योंकि ये लिखते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। 1 2 3 4 5 6 7, तो इन दोनों में फर्क क्या भैया, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, यहाँ मिजोरम गायब है, यहाँ क्या है, सिक्किम है। आप लोग देख लीजिएगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये क्या कहना चाह रहा है। 81 अगेन ये गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है मैं आपको बताता हूँ। आप भी कहेंगे सर सब कुछ गड़बड़ी बता रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूँ। सेक्शन 14 में जो चेंज इन रेट ऑफ टैक्स है, उसमें टाइम ऑफ सप्लाई तभी पता लगेगा जब वो डेट ऑफ सप्लाई भी मेंशन करेंगे। सिर्फ इनवॉइस और पेमेंट कब रिसीव हुआ उससे नहीं पता लग सकता है। तो सेक्शन 14 का ये क्वेश्चन ही गड़बड़ है, तो इसीलिए इसका आंसर मैं नहीं कर पाऊंगा। आप सेक्शन 14 पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 82 सेक्शन 7 सबसेक्शन 2, ठीक है, विच आर नीदर एंड ओके। तो शेड्यूल 3 में मुझे ये बताना है कि कौन से शेड्यूल 3 में कौन सी सप्लाई इंक्लूडेड है। तो ऑब्वियसली यही वाला सी बहुत ही आसान था, एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। और बेटिंग स्पेलिंग न्यू सिलेबस में भी रॉन्ग था, वहाँ पर सिंगल टी था, BATING, यहाँ डबल टी है, लेकिन स्पेलिंग दोनों जगह रॉन्ग है। तो सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड association or body of person to member for cash, deferred payment or other valuable consideration, it is treated as supply. Temporary transfer or permitting the use or enjoyment of any intellectual property right, it is treated as supply. Or renting of immoral property is also treated as supply. Actionable claim is not treated as supply. तो C is the answer। 83 आते हैं। Main difference between composite supply and mixed supply is that composite supply is naturally bundled, whereas mixed supply are usually provided with, whereas mixed supply the goods or services can be sold separately। अच्छा, तो यही आंसर होगा ए। इनको थोड़ा सा और लिखना चाहिए, मिक्स सप्लाई को ना 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 ना, द गुड्स और सर्विसेज कैन बी सोल्ड सेपरेटली। ऐसा ओहो, मान लीजिए मैं लैपटॉप के साथ लैपटॉप बैग बेचता हूँ, कंपोजिट सप्लाई है, लेकिन मैं उसको अलग अलग भी बेच सकता हूं, तो ये आर्टिफिशियली बंडल और नेचुरली बंडल का केस बनेगा। तो लेकिन मुझे अगर चुनना होगा तो मैं ए चुनूंगा। 84 फॉर्म CMP 07 इज यूज्ड फॉर, देखिए CMP 07 इज ऑर्डर ऑफ विड्रॉल फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम। प्रॉपर ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करता है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 के कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हैं, यानी कि देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, वो रेस्ट्रिक्शंस को आप कंप्लाई नहीं करते हैं, आप ई-कॉमर्स ऑपरेटर चलाता, आप इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं, तो आप कंपोजिशन से बाहर आ जाएंगे। और आप खुद नहीं आते हैं तो प्रॉपर ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करके आपको ऑर्डर भेज देता, ऑब्वियसली शो कॉज नोटिस ये सब देगा आपको, उसके बाद विड्रॉ कर लेगा। तो ये इंटीमेशन नहीं है, ये ऑर्डर ऑफ विड्रॉल फ्रॉम द कंपोजिशन स्कीम है। तो ये इंटीमेशन गलत वर्ड है, गलत वर्ड है। तो लेकिन मुझे क्लोजेस्ट चुनना होगा तो मैं ऑब्वियसली यही आंसर चुनूंगा, सी। 85 अंडर GST regime when goods are sent from a taxable person to a job worker, तो इनपुट 1 साल के अंदर आ जाना चाहिए, कैपिटल गुड्स 3 साल के अंदर आ जाना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो जिस दिन 1 साल पहले उसने जब इनपुट रिमूव किया था, कैपिटल गुड्स जब उसने 3 साल पहले रिमूव किया था, उस दिन उसको सप्लाई मानेंगे, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से सप्लाई मानेंगे। और उसका फॉलोआउट ये होगा कि आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इज रिक्वायर्ड टू फाइल मंथली
to file monthly return by 13th of the following month in form GSTR 6. ये आंसर है। 87 में देखिए गुड्स एंड सर्विसेज वेयर टैक्स हैज बीन पेड बाय सप्लायर, तो कंपोजिशन स्कीम वाला अगर आपके पास इनवॉइस है, यानी कि बेसिकली आपके पास बिल ऑफ सप्लाई है और बिल ऑफ सप्लाई के बेसिस पे आपको क्रेडिट नहीं मिल सकता, आपको क्रेडिट मिलता है इनवॉइस या डेबिट नोट के बेसिस पे, तो इसका नहीं मिलेगा। नाउ दिस इज कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ऑफ, तो एक बिल्डिंग का वो आप आईटीसी नहीं मांग रहे हैं, आपने कुछ ऐसे मशीन खरीदे हैं, वो उस मशीन से आप बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उसका उस मशीन का आपको आईटीसी मिलेगा और लैपटॉप का भी आईटीसी मिलेगा, तो आंसर ए आएगा 45,000। 88 सेक्शन 11, और सेक्शन 11 में आप स्पेशल ऑर्डर के बेसिस पर आप एग्जामिशन पास कर देते हैं, उसमें अगर कुछ एक्सप्लेनेशन इंसर्ट करना है तो आप 1 साल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। 89 देखिए, फी चार्ज फॉर योगा कैंप कंडक्टेड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट एग्जेम्प्ट है, फी चार्ज फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कमेंटेटर टैक्सेबल है, फिर अमाउंट चार्ज फॉर सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ व्हीकल पार्किंग टू जनरल पब्लिक इन शॉपिंग मॉल टैक्सेबल है, तो 1,60,000 आंसर आएगा। इसके बाद है एज पर सेक्शन 36, तो 72 मंथ तक आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिटेन करना है फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, तो बी आंसर आएगा 90 का। 91 स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ द यूएनओ वगैरह वगैरह है, ये इसको कितने महीने के अंदर वो रिफंड फाइल करना है, तो ये 18 मंथ्स कर दिया गया था, ये मैंने नोटिफिकेशन इसलिए लिख दिया था, तो इसमें 18 मंथ का कोई ऑप्शन नहीं है। 18 मंथ से पहले 6 मंथ था, तो अगर मुझे चुनना होगा तो मैं ए चुनूंगा, अगर मुझे जबरदस्ती चुनना हुआ तो। 92 अब 92 का क्वेश्चन अगेन मुझे नहीं समझ में आया, रूल 82 एंड सेक्शन 55 पढ़ लीजिएगा। 28th ऑफ मंथ का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, मैंने पूरा, आप जीएसटी का रिटर्न देख लीजिए, उसमें कहीं कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। तो रिटर्न इन जीएसटी 11 जब भी फाइल करेगा तो वो यूआईएन वाला ही फाइल करेगा, तो उनको ये एनआरटीपी ई कॉमर्स ऑपरेटर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का क्यों उन्होंने ऑप्शन दिया, भगवान ही मालिक है, तो ये भी मुझे समझ में नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। सेक्शन 52 इसमें लिखा हुआ है कि टू कलेक्ट टैक्स नॉट एक्सीडिंग 1%, ठीक है, 0.5 या 1%, और ये उनको टैक्स डिपॉजिट करना, फॉर्म है जीएसटीआर 8, और जो टाइम लिमिट लिखी हुई है वो सेक्शन 52 सबसेक्शन 4 में लिखी हुई है, वो है 10 डेज, तो डी आंसर होगा 93 का। 94 एज पर सेक्शन 50 अगर आउटपुट टैक्स अपने टाइम पे जमा नहीं करवाया तो 18% इंटरेस्ट है, एक्सेस आईटीसी क्लेम किया तो 24% पर एनम का इंटरेस्ट है, तो सी आंसर होगा। पर एनम इनको लिखना चाहिए ना, या नहीं लिखना चाहिए था, नहीं लिखा, लिखना चाहिए था। फिर रिटर्न अंडर जीएसटी इन फॉर्म डैश एनआरटीपी, जो रिटर्न फाइल करेगा वो जीएसटीआर 5 है और उसकी डेट है 20th, तो बी आंसर है। 96 रजिस्टर्ड टैक्सेबल सप्लायर ऑफ सर्विस इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, जैसे बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट है या आपका एयरटेल का बिल है, टेलीफोन का बिल है, तो उसमें ड्यू डेट ऑफ पेमेंट लिखा होता है, यानी कि माइलस्टोन लिखा होता है, उस माइलस्टोन से पहले आपको इनवॉइस रेज करना, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, तो बी आंसर है। 97 ये तो आसान था, सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 का इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के बारे में बात करता है। 98 सेक्शन 5 आईजीएसटी में मैक्सिमम कितना है, 40% है, सी में 20% मैक्सिमम लिखा हुआ है, एस में 20% मैक्सिमम लिखा हुआ है, यूटी में भी 20% मैक्सिमम लिखा हुआ है, तो दोनों को मिला के 40% मैक्सिमम है। आज के डेट में जो मैक्सिमम रेट है वो 28% है, जो एक्चुअली लेवाइड है, लेकिन गवर्नमेंट के पास पावर है 40% तक आपका रेट कर सकती है। और यहां पर है द प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 10 में, जहां पर मूवमेंट नहीं आ रहा, तो जहां गुड्स पड़ा हुआ है वो होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रिसिपिएंट। और आखिरी क्वेश्चन है पेरिशेबल गुड्स को अगर रिलीज करना है तो उसके लिए वो ऑर्डर पास करेगा INS 05 में, तो ए आंसर है। तो वी कंप्लीटेड दिस। दूसरे वीडियो में हम लोग इनकम टैक्स डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, और हमारी वेबसाइट है taxbykk.com, उसको जरूर से विजिट कीजिए फॉर क्लासेस एंड बुक्स, प्लस टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।